नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन इरिगेशन इंजीनियरिंग कर रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स में शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन। तीन तरह के वाटर होते हैं सॉइल में: हाइड्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, अब अपन देखते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। तो water that can drain out freely from pores under influence of gravity is called free or gravitational water। एक सेकेंड। तो वो वाटर जो पोर से फ्रीली ड्रेन आउट हो जाए ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, उसको बोलते हैं फ्री या कि ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, द वाटर इज नॉट हेल्ड बाय सॉइल, मतलब कि वो वाटर जो पानी में ना रहे। द वाटर विच इज नॉट हेल्ड बाय सॉइल। ठीक है, फिर आता है कैपिलरी वाटर। ठीक है, इट इज़ एन यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ। ये वाटर यूजफुल है फॉर प्लांट ग्रोथ, रिटेन्ड इन सॉइल आफ्टर द ड्रेन ऑफ द ग्रेविटेशनल वाटर। जब ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन ऑफ हो जाता है, उसके बाद जो पानी अ, बचा रहता है सॉइल में, रिटेन रहता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर इज हेल्ड इन सॉइल पोर्स। कैपिलरी वाटर सॉइल पोर्स में रहता है। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से सॉइल पोर्स में ही रह जाता है। सरफेस टेंशन या कि मॉलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से कैपिलरी वाटर जो है वो सॉइल पोर्स में ही रह जाता है। ठीक है, ये वो वाटर है जो कि अवेलेबल रहता है। ये वो अवेलेबल वाटर है सॉइल में जो कि ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट सॉइल में बचा रह जाता है। ठीक है, इट इज़ अवेलेबल वाटर दैट हेल्ड इन सॉइल अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, फिर आती है बात हाइग्रोस्कोपिक वाटर की। इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट एंड कांट बी इजली रिमूव फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल। ये पानी सॉइल पार्टिकल में चिपका रहता है, प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहता। ठीक है, सॉइल कंटेन ओनली दिस वाटर बिलो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। वो सॉइल जिसमें सिर्फ यही वाटर रहता है वो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट्स के नीचे रहता है। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट क्या होता है अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसमें सिर्फ सॉइल में पानी अटैच रहता है, फिर ये सॉइल के पोर्स के बीच पानी रहता है। ये हो गया कैपिलरी वाटर, और जो पानी सीधे निकल जाता है पोर्स के बीच से वो हो गया ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, ये तीन तरह के वाटर हो गए। जो सॉइल प्लांट्स को मिलता है वो कैपिलरी वाटर होता है। फिर आता है सॉइल वाटर। वाटर हेल्ड्स इन द पोर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल वाटर। वो वाटर जो सॉइल के पोर्स में रहता है उसको सॉइल वाटर बोलते हैं। अब बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स की। सॉइल मॉइस्चर के कौन कौन से कांस्टेंट्स होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी की। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हेल्ड बाय सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर सॉइल अपने सॉइल में रहता है उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, इट रिमूव्स मोस्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल वाटर आफ्टर फ्री ड्रेनेज। ये इसमें जो मोस्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल वाटर रहता है वो चला जाता है फ्री ड्रेनेज के बाद। ठीक है, सॉइल इज़ नॉट सैचुरेटेड बट स्टिल अ वेरी वेट कंडीशन। सॉइल सैचुरेटेड तो नहीं होता इस कंडीशन में, लेकिन फिर भी एक काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा वेट कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल ऑफ द सेम वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट एरिया ऑफ सॉइल में कितना वाटर रिटेन्ड है अपॉन सेम सेम वॉल्यूम का ड्राई सॉइल का वेट इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है गामा डब्लू डी डब्लू गामा डी डी इंटू इज हो गया कुछ और अदर फॉर्म में देखें तो एन बाई जी। ठीक है, ये हो गई फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, जहाँ पर डी डब्ल्यू क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। एन है पोरोसिटी, जी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एफ सी है अपर लिमिट ऑफ कैपिलरी वाटर। ठीक है, और सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी 1/10 टू 1/3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी में सॉइल मॉइस्चर 1/10 टू 1/3 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन 1/3 टू सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी 1/10 टू 1/3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर आती है सैचुरेशन कैपेसिटी। ठीक है, तो इट इज टोटल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल व्हेन टोटल सॉइल पोर्स आर फिल्ड विद वाटर or the amount of water required to fill up the pore space in soil particle by replacing all air held in pore space is called saturation capacity। तो ये टोटल वाटर कंटेंट है सॉइल में जब टोटल सॉइल
पोर्स जो है वाटर से फिल हो, ठीक है। इट इज़ टोटल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल व्हेन टोटल सॉइल पोर्स आर फिल्ड विद वाटर, या कि ये अमाउंट है वाटर जो कि रिक्वायर्ड है पोर्स जो स्पेस है सॉइल के बीच में उनको फिल करने के लिए, बाय रिप्लेसिंग जितनी भी एयर प्रेजेंट थी पोर स्पेसेस में, उसको बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी, ठीक है। सैचुरेशन कैपेसिटी को मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं सॉइल की, ठीक है। इट इज़ मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। फिर आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, वाटर कंटेंट एट विच प्लांट कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। वो वाटर कंटेंट जब प्लांट सॉइल से पानी और ज़्यादा ना खींच सके अपनी ग्रोथ के लिए, उस वाटर कंटेंट को परमानेंट, उस पॉइंट को परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे होती है वो 7 to 32 एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट रेंजेस बिटवीन 7 to 32 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये है ग्राफ, यहाँ पे रहता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो कि अनअवेलेबल है पानी के लिए, यहाँ पे रहता है अल्टीमेट वाटर पॉइंट, यहाँ पे यहाँ पे अवेलेबल रहता है कैपिलरी वाटर, फिर है ग्रेविटेशनल वाटर जो कि अनअवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर रहता है, ठीक है। ये परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट है, ये फील्ड कैपेसिटी, मतलब 15 से 31 बार में। ये अल्टीमेट वाटर नहीं है, ये है अनअवेलेबल वाटर, मतलब क्या लिखते हैं यार, यहाँ पे पानी वानी नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, वेट अ सेकेंड। ये है अनअवेलेबल, अनअवेलेबल वाटर फॉर प्लांट, ठीक है। ये कैपिलरी वाटर है, थोड़ा सा अवेलेबल है। फील्ड कैपेसिटी, ये है फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो 0.33 से 15 तक, यहाँ तक पानी अवेलेबल होता है वाटर के लिए, फिर 15 से 31 तक ये बार में है, 15 से 31 तक पानी अनअवेलेबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। तो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, इसके नीचे पानी अनअवेलेबल होता है। अब बात करते हैं अवेलेबल मॉइस्चर की। इट इज़ स्टोर्ड इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी वाटर, जो अवेलेबल मॉइस्चर होता है वो सॉइल में स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो अवेलेबल मॉइस्चर ऑफ प्लांट क्या हो जाएगा, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। तो डेप्थ ऑफ वाटर अगर निकालें तो फार्मूला क्या हो जाएगा, गामा डी इंटू डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो इजीली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ ऑफ प्लांट, तो डी डब्ल्यू गामा डी इंटू डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, ठीक है। ये हो जाएगा रीडली अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ ऑफ प्लांट, मतलब ये वाला सेक्शन जो कि इजीली अवेलेबल है, ठीक है। कुल मिला के दिस दिस माइनस दिस, ठीक है। तो आ जाएगा ये वाला पार्ट, रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ, ठीक है। ऐसा स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाई है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, तो यहाँ पे पूरा बना के दिया गया है ग्राफ। मॉइस्चर कंटेंट है ये, मॉइस्चर कंटेंट, ये है फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। ये है अवेलेबल वाटर, कितना अवेलेबल है पानी, एक सेकेंड, ये है अवेलेबल वाटर और कैपिलरी वाटर, ठीक है। ये है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये टोटल हो गया फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। ये नॉन अवेलेबल वाटर है, यहाँ से ये है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, तो ये ग्राफ ध्यान रखना है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो ये है फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी माइनस बिल्डिंग पॉइंट, तो अवेलेबल कैपिलरी ऑफ वाटर आ जाएगा, माइनस बिल्डिंग पॉइंट, तो ये पॉइंट आ जाएगा जो कि अवेलेबल वाटर है, ठीक है।
फिर आता है रीडली अवेलेबल मॉइस्चर, मॉइस्चर विच प्लांट कैन एक्सट्रैक्ट इट वेरी वेरी इजिली, वो मॉइस्चर जो प्लांट वेरी इजिली एक्सट्रैक्ट कर ले उस मॉइस्चर को बोलते हैं रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, ये 75 to 80% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इज यूजली रीडली अवेलेबल मॉइस्चर, जो 75 से 80% अवेलेबल मॉइस्चर का रीडली अवेलेबल मॉइस्चर होता है। ठीक है, जैसे ये रीडली अवेलेबल मॉइस्चर है। ठीक है, तो मतलब रीडली अवेलेबल मॉइस्चर तक पहुंचने के बाद अपन फिर इरिगेशन कर देंगे, पानी दे देंगे मॉइस्ट प्लांट्स को, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर के बाद फिर दे देंगे, तो ये अपना मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो 75 से 80% अवेलेबल मॉइस्चर का रीडली अवेलेबल मॉइस्चर होता है, मतलब 75 से 80% तक पानी नीचे गया, उसके बाद अपन फिर इरिगेशन कर देंगे। ठीक है, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? पॉइंट आफ्टर विच प्लांट इज नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट एनी वाटर। ठीक है, अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ के बाद पानी प्लांट बिल्कुल ही पानी एक्सट्रैक्ट ना कर सके और कंप्लीटली विल्टेड होके प्लांट मुरझा जाए, प्लांट मर जाए। ठीक है, पॉइंट आफ्टर विच प्लांट इज नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट एनी वाटर फ्रॉम सॉइल एंड गेट्स कंप्लीटली विल्टेड एंड डाइज। ठीक है, फिर बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी की। सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ गिवन सॉइल टू इट्स फील्ड कैपेसिटी। सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी वो पॉइंट होता है, वो पानी होता है, मतलब कि कितना वाटर रिक्वायर्ड है सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को उसके फील्ड कैपेसिटी में वापस लाने के लिए, वो होता है सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी, कि कितने पानी की कमी पड़ रही है। इट इज़ डिफाइंड एज द वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ गिवन सॉइल टू इट्स फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, ये होता है सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। ठीक, अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। जैसे कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ कंजम्पटिव यूज़ इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे हालांकि डिटेल में। द सॉइल रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट इरिगेशन इज सैंड, वो सॉइल है जो कि फ्रीक्वेंट इरिगेशन जिसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, द कंबाइंड यूज़ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर टू रेज अ क्रॉप इज कॉल्ड कंजंक्टिव यूज़ ऑफ वाटर। अगर अपन सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का दोनों का यूज़ कर रहे हैं क्रॉप को रेस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर। ठीक है, कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर। ठीक, और किसकी पॉइंट्स हैं? द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 1.8 to 2 टाइम्स ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। जो फील्ड कैपेसिटी सॉइल की होती है वो होती है 1.8 to 2 टाइम्स ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप्स इज इक्वल टू कंजम्पटिव यूज प्लस एप्लीकेशन लॉस प्लस स्पेशल नीड फॉर लैंड प्रिपरेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप्स की, पानी की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप्स के लिए वो कितनी होती है? कंजम्पटिव यूज और जो एप्लीकेशन में लॉस होगा प्लस स्पेशल नीड लैंड प्रिपरेशन और ट्रांसप्लांटेशन के लिए उतना पानी रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स के लिए रिक्वायर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इरीगेशन एफिशिएंसीज की। सबसे पहले आता है वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी। ठीक है, वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी क्या होता है? वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड अपॉन वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम रिजर्वेयर इनटू 100। ठीक है, तो वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड अपॉन वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द रिजर्वेयर, वाटर फील्ड में कितना डिलीवर हुआ अपॉन वाटर रिजर्वेयर से कितना डिलीवर हुआ था, मतलब रिजर्वेयर से वाटर कितना गया, आ, वो हो गया वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द रिजर्वेयर और वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। तो कन्वेंस एफिशिएंसी कितना हो गई? वाटर फील्ड पे कितना डिलीवर हुआ अपॉन वाटर रिजर्वेयर से कितना गया इनटू 100। ठीक है, ये हो गई वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। फिर आता है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो होता है सब सरफेस इरिगेशन के लिए मैक्सिमम होता है। तो ये क्या होता है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी? वाटर कितना स्टोर हुआ रूट जोन में अपॉन वाटर कितना डिलीवर हुआ फील्ड में। ठीक है, तो वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, ये हो जाएगी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। फिर आता है वाटर यूज एफिशिएंसी। तो ये क्या हो जाएगा? वाटर कितना कंजम्पटिवली यूज हुआ अपॉन वाटर कितना फील्ड पे डिलीवर हुआ। ठीक है, फिर आता है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। तो ये क्या हो जाएगा? वाटर एक्चुअली कितना स्टोर्ड हुआ रूट जोन में अपॉन वाटर कितना ज़रूरत थी वाटर को, वाटर नीडेड टू स्टोर टू ब्रिंग द वाटर कंटेंट टू फील्ड कैपेसिटी, कितनी ज़रूरत थी वाटर को स्टोर होने की
ताकि वाटर कंटेंट वापस फील्ड कैपेसिटी में आ जाए वो, ठीक है। तो वाटर कितना एक्चुअली में स्टोर हुआ रूट जोन में अपॉन वाटर कितने स्टोर होने की ज़रूरत थी ताकि फील्ड कैपेसिटी तक वाटर वापस आ जाए, उसको बोलते हैं वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हो गई 4 तरह की एफिशिएंसी: वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी एंड वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, ठीक है। और एक तरह की और एफिशिएंसी है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, जिसको यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस बाई डी इंटू 100। बाई क्या है? एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन ऑफ द मीन। डेविएशन फ्रॉम द मीन है एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू डी वन माइनस डी टू माइनस डी थ्री माइनस डी अपॉन एन। डी क्या है? एवरेज डेप्थ ऑफ ड्यूरिंग इरिगेशन, इरिगेशन के दौरान जो एवरेज डेप्थ आती है वो है डी, ठीक है। when water has एक सेकेंड, yes, when water has penetrated uniformly throughout the field, mean depth is 0 and water distribution efficiency is equal to 1। जब वाटर फील्ड में यूनिफॉर्मली पेनिट्रेट होगा, ठीक है, मतलब D1 क्या है कि जैसे ये फील्ड है, अपन ने पानी डाला तो यहाँ पे पानी ज़्यादा आएगा, ये D1 हो गया। फिर यहाँ पे पानी उससे कम आएगा, ये D2 हो गया। फिर यहाँ पे पानी उससे कम आएगा, ये D3 होगा। फिर यहाँ पे पानी उससे कम एप्लीकेशन मिलेगा, तो ये D जो होगा यहाँ पे D5 हो गया। तो D होगा इसी का एवरेज होगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस सो वन अपॉन एन, ठीक है। और जो Y होगा वो इन्हीं का डेविएशन मीन होगा, डेविएशन फ्रॉम द मीन होगा, D1 माइनस D2 माइनस D, ठीक है। और फिर जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकाल लेंगे 1 माइनस बाई डी इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन वाटर हैज पेनिट्रेटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द फील्ड, जब वाटर यूनिफॉर्मली पेनिट्रेटेड होगा कि मतलब यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तब जो मीन डेप्थ है वो 0 हो जाएगी और जो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है वो 1 आ जाएगा। तो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है वो 100% हो जाएगी, ठीक है। फिर आती है छठे तरह की एफिशिएंसी, कंजम्पटिव यूज एफिशिएंसी। कंजम्पटिव यूज एफिशिएंसी क्या होती है? वाटर यूज्ड बाय प्लांट कंजम्पटिवली अपॉन नेट अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड फ्रॉम रूट जोन। वाटर कितना प्लांट के द्वारा कंजम्पटिवली यूज किया गया अपॉन कितना वाटर डिप्लीट हुआ रूट जोन से, ठीक है। ये हो जाएगा कंजम्पटिव यूज एफिशिएंसी। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या होता है? अवेलेबल और रीडली अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ अपॉन कंजम्पटिव यूज। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन अवेलेबल और रीडली अवेलेबल मॉइस्चर अपॉन कंजम्पटिव यूज। तो रीडली अवेलेबल मॉइस्चर अपॉन कंजम्पटिव यूज, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल है रीडली अवेलेबल मॉइस्चर, ध्यान रखें रीडली अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ अपॉन कंजम्पटिव यूज कितना है, ये है फ्रीक्वेंसी इरिगेशन, ठीक है। वाटर इंटरवल क्या होगा? डेप्थ ऑफ वाटर लॉस सो एज टू स्टार्ट नेक्स्ट वाटरिंग अपॉन डेली कंजम्पटिव यूज। वाटर इंटरवल होता है कितना डेप्थ ऑफ वाटर लॉस्ट हुआ ताकि अपन नेक्स्ट वाटरिंग स्टार्ट कर सकें अपॉन डेली कंजम्पटिव यूज कितना हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा वाटर इंटरवल। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन होती है वो डिपेंड करती है सॉइल, क्रॉप और क्लाइमेट पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन किस पे डिपेंड करती है, थोड़ा इसको रफ कर लें। यस, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड करती है सॉइल पे, क्रॉप पे और क्लाइमेट पे, ठीक है। अब आता है ऑप्टिमम वाटर डेप्थ। ऑप्टिमम वाटर डेप्थ क्या है? क्वांटिटी ऑफ वाटर एट विच द यील्ड इज मैक्सिमम कॉल्ड ऑप्टिमम वाटर डेप्थ। वो क्वांटिटी ऑफ वाटर जहाँ पे यील्ड जो है वो मैक्सिमम हो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम वाटर डेप्थ। अब बात करते हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स की। सबसे पहले कंजम्पटिव यूज, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय द प्लांट इन ट्रांसपिरेशन एंड एवेपोरेशन फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल इन स्पेसिफाइड टाइम, उसको बोलते हैं कंजम्पटिव यूज। कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज हुआ है प्लांट के द्वारा किसमें? ट्रांसपिरेशन और एवेपोरेशन में एडजेसेंट सॉइल के द्वारा किसी भी स्पेसिफाइड टाइम में, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय द प्लांट इन ट्रांसपिरेशन एंड एवेपोरेशन फ्रॉम एडजेसेंट सॉइल, कितना वाटर यूज हुआ है प्लांट के द्वारा ट्रांसपिरेशन में और एडजेसेंट सॉइल के द्वारा, मतलब सॉइल के द्वारा एवेपोरेशन में किसी भी स्पेसिफाइड टाइम में, उसको बोलते हैं कंजम्पटिव यूज। फिर बात करते हैं कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट की। CIR क्या होता है? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट ये होता है CU माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल
तो आ जाएगा कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फिर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो कुल मिला के टोटल कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट हो जाएगा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फिर आता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट हो जाएगा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता क्या है, नेट इरिगेशन कितना रिक्वायरमेंट हुआ प्लस रन ऑफ में लॉस कितना हुआ, रन ऑफ लॉस। ठीक है, फिर आता है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन एप्लीकेशन एफिशिएंसी एंड कन्वेंस एफिशिएंसी, या कि फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन कन्वेंस एफिशिएंसी। ठीक है, अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा होता है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फिर ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फिर फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फिर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फिर आता है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्रॉप सीजन की बात करें तो खरीफ जो होता है वो जून और सितंबर में होता है। खरीफ सीजन जो होता है आता है जून से सितंबर में, जिसको मानसून क्रॉप बोलते हैं। रबी क्रॉप आता है अक्टूबर से मार्च में, और जैद क्रॉप आता है अप्रैल से जून में। ठीक है, तो ये याद रखना है, हमेशा पूछा जाता है। जून से सितंबर में खरीफ सीजन, अक्टूबर से मार्च में रबी सीजन, एंड अप्रैल से जून में जैद सीजन। ठीक है, खरीफ क्रॉप क्या क्या है, राइस, बाजरा, ज्वार, मेज, कॉटन, टोबैको, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। रबी क्रॉप क्या क्या है, वीट, बार्ले, ग्राम, लिंसेड, मस्टर्ड एंड पोटैटोज। कैश क्रॉप कॉटन है, कॉफ़ी, टी, शुगर केन, रबर, टोबैको, स्पाइसेस, ये है कैश क्रॉप जिससे पैसा आता है। पेरिनियल क्रॉप वो है जो सदाबहार हैं, एक साल लगातार चलती रहती हैं, जैसे शुगर केन। ठीक है, टाइम टेकन एक साल लेता है। ठीक है, ये हो गई पेरिनियल क्रॉप। अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इरिगेशन। सबसे पहले टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द फिनोमिना दैट द सॉइल वाटर कंटेंट एट विच द प्लांट विल्ट्स एट डे टाइम बट रिकवर ड्यूरिंग टाइम और व्हेन वाटर इज एडेड टू द सॉइल। तो टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट वो फिनोमिना है कि जो सॉइल वाटर कंटेंट है वो डे टाइम में तो विल्ट हो जाता है, लेकिन नाइट टाइम में रिकवर कर लेता है, या कि जब पानी को एडिट किया जाए तब सॉइल में तब रिकवर कर लेता है, उसको बोलते हैं टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। क्रॉप पीरियड क्या होता है, टोटल टाइम पीरियड दैट elapsed फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग टू द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग। सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक के बीच के टाइम को बोलते हैं क्रॉप पीरियड। फिर बेस पीरियड क्या होता है, टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ क्रॉप एट द टाइम ऑफ इट्स सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक के जो पीरियड को बोलते हैं बेस पीरियड। बेस पीरियड जो होता है क्रॉप पीरियड से कम होता है ऑब्वियसली। फिर पलेयो इरिगेशन क्या होता है, इट इज़ वाटरिंग डन प्रायर टू द सोइंग ऑफ क्रॉप। वो वाटरिंग जो सोइंग ऑफ क्रॉप से पहले की जाती है उसको बोलते हैं पलेयो इरिगेशन। इट इज़ डन टू प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग एंड ऐड इनफ मॉइस्चर टू द सॉइल। सॉइल में इनफ मॉइस्चर लाने के लिए पलेयो इरिगेशन किया जाता है। इट इज़ फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू द फील्ड, ये पहली वाटरिंग है जो कि फील्ड को दी जाती है। कोर वाटरिंग क्या होता है, इट इज़ फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द प्लांट हैव ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर। जब प्लांट कुछ सेंटीमीटर ग्रो कर जाता है उसके बाद जो पहली वाटरिंग की जाती है उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। इट इज़ द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा रफ कर लिया जाए। गिव मी अ सेकंड। यस, तो कोर वाटरिंग रिक्वायर्ड मैक्सिमम डिस्चार्ज इन लिमिटेड टाइम। कोर वाटरिंग में को मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए होता है लिमिटेड टाइम में। कोर डेप्थ क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग के दौरान कितना डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई किया गया वो हो जाता है कोर डेप्थ। आउटलेट फैक्टर क्या होता है, इट इज़ ड्यूटी ऑफ कैनाल वाट आउटलेट पे कैनाल वाटर की ड्यूटी को बोलते हैं आउटलेट फैक्टर। क्रॉप रेशियो क्या होता है, इरिगेटेड एरिया ऑफ खरीफ सीजन टू द रबी सीजन। खरीफ सीजन में इरिगेटेड एरिया अपॉन रबी सीजन में इरिगेटेड एरिया को बोलते हैं क्रॉप रेशियो। ठीक है, प्लाइंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टर्न अप द अर्थ विथ अ प्लाउ इजिली बिफोर सोइंग। सोइंग से पहले अर्थ को प्लाउ करके टर्न अप करने के प्रोसेस को बोलते हैं प्लाइंग। मतलब जो जुताई होती है ना उसी को बोलते हैं प्लाइंग। ठीक है, फिर रोटेशन पीरियड क्या है,
टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, दो कंसेक्यूटिव वाटरिंग ऑफ प्लांट के बीच का जो टाइम होता है ना उसको बोलते हैं रोटेशन पीरियड, ठीक है। तो ये हो गई कुछ टर्मिनोलॉजीज। अब बात करते हैं मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, क्रॉप रोटेशन कर दो। प्रोवाइडिंग रेस्ट टू लैंड, लैंड को कुछ रेस्ट प्रोवाइड कराओ, मतलब कुछ रेस्ट दो लैंड को, ठीक है। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करो, मिक्स क्रॉपिंग का यूज़ करो, ठीक है। वीड्स और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करो, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन कर दो, लैंड्स को कुछ रेस्ट दो, फिर क्रॉपिंग करो, मिक्स क्रॉपिंग का यूज़ करो, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का यूज़ करो, वीड्स और सॉइल इरोजन का कंट्रोल करो। अब देखते हैं कोर डेप्थ, वेरियस क्रॉप्स की कोर डेप्थ, ठीक है। तो राइस की कोर डेप्थ कितनी है, 19 सेंटीमीटर होती है, वीट की 13.5 सेंटीमीटर, शुगर केन की 16 सेंटीमीटर, यह ध्यान रखना है। कोर डेप्थ ऑफ राइस 19 सेंटीमीटर, वीट की 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और शुगर केन की 16 सेंटीमीटर। कोर पीरियड यहाँ पे नहीं लिखा है, पर कोर पीरियड भी देख लेते हैं। कोर पीरियड, राइस की जो कोर पीरियड है वो 4 वीक्स, और वीट की कोर पीरियड 2 to 3 वीक्स होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कोर पीरियड, ठीक है। तो कोर डेप्थ होती है राइस की 19 सेंटीमीटर और कोर पीरियड 4 वीक्स। वीट की कोर पीरियड होती है 13.5 सेंटीमीटर और वीट की कोर डेप्थ होती है 13.5 सेंटीमीटर, कोर डेप्थ होता है 2 to 3 वीक्स। शुगर केन की कोर डेप्थ होती है 16 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ड्यूटी की। ड्यूटी क्या है, नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड इरीगेटेड फॉर फुल ग्रोथ ऑफ गिवन क्रॉप बाई सप्लाई 1 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड ऑफ वाटर कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द इंटायर बेस पीरियड। पूरे बेस पीरियड में 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड कंटिन्यूसली प्रोवाइड करने के बाद कितने नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड इरिगेट हुए फुल ग्रोथ ऑफ क्रॉप के लिए, फुल ग्रोथ ऑफ क्रॉप के लिए कितने नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड इरिगेट हुए 1 मीटर ऑफ क्यूबिक पर सेकेंड ऑफ वाटर अगर सप्लाई होता रहा पूरे इंटायर बेस पीरियड, उसको बोलते हैं ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटी ऑफ दैट, उस क्रॉप की ड्यूटी, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करती है ड्यूटी को, क्लाइमेट एंड सीजन, टाइप्स ऑफ क्रॉप, टाइप्स ऑफ सॉइल, एफिशिएंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड, यूजफुल रेनफॉल। कैसा क्लाइमेट और सीजन है, कैसी क्रॉप है, कैसा सॉइल है, कल्टीवेशन मेथड की एफिशिएंसी क्या है, और रेनफॉल कितनी हुई, ठीक है, कितनी रेनफॉल यूजफुल थी। फिर बात करते हैं डेल्टा की। ये टोटल डेप्थ ऑफ वाटर है जो कि रिक्वायर होता है किसी भी क्रॉप के लिए ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ क्रॉप। ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड में कितना वाटर रिक्वायर होता है किसी भी क्रॉप के लिए, उसको बोलते हैं डेल्टा, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप ड्यूरिंग द इंटायर क्रॉप पीरियड, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा कितना होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी, अगर मीटर में है तो, ठीक है। बी क्या है, बेस पीरियड डेज में, ड्यूटी है हेक्टेयर पर क्यूबिक में, ठीक है, हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में। अगर यही सेंटीमीटर में है तो 864 हो जाएगा, 864 बी बाई डी सेंटीमीटर में, ठीक है। बी डेज में होगा और ड्यूटी हेक्टेयर पर क्यूबिक में। डेल्टा ड्यूटी देख लेते हैं अलग अलग क्रॉप के लिए। राइस के लिए जो डेल्टा होगा 120 सेंटीमीटर होगा, बीट या रबी के लिए डेल्टा जो होगा 40 सेंटीमीटर होगा, शुगर केन के लिए 120 सेंटीमीटर, टोबैको के लिए 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो राइस और शुगर केन के लिए डेल्टा होता है वो सेम होता है 120 सेंटीमीटर, वीट के लिए 40 सेंटीमीटर होगा और टोबैको के लिए 75 सेंटीमीटर। अगर ड्यूटी की बात करें तो राइस के लिए ड्यूटी होगी 775 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, वीट के लिए 1800 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, शुगर केन के लिए 730 हेक्टेयर पर क्यूबिक पर मीटर सेकेंड, टोबैको के लिए कोई ऐसी ड्यूटी स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। तो राइस के लिए 775, 1800 वीट के लिए या कि रबी के लिए, और शुगर केन के लिए 730, ठीक है। टोबैको के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हो गई डेल्टा और ड्यूटी अलग अलग क्रॉप के लिए। अब ड्यूटी ऑफ वाटर का कुछ लेआउट दिया है अलग अलग प्लेसेस पे, ठीक है। कैनाल हेड रेगुलेटर पे मिनिमम ड्यूटी होती है, फिर मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, ठीक है। तब ये देखते हैं मैक्सिमम ड्यूटी जो होगी वो फील्ड पे होगी और मिनिमम ड्यूटी जो होगी हेड ऑफ वाटर कोर्स में होगी, ठीक है। तो हेड ऑफ माइनर में ड्यूटी जो होगी वो कम होगी हेड ऑफ वाटर कोर्स से, हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी में हेड ऑफ माइनर से कम होगी, हेड ऑफ ब्रांच कैनाल में हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी से कम होगी, और हेड ऑफ मेन कैनाल में हेड ऑफ ब्रांच कैनाल से कम होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी होगी वो हेड ऑफ वाटर कोर्स में होगी और सबसे
सबसे मिनिमम ड्यूटी होगी हेड ऑफ वाटर कोर्स में, और सबसे मैक्सिमम ड्यूटी होगी फील्ड पे। ठीक है, तो मेन ये ध्यान रखना अपने को कि एट द फील्ड मैक्सिमम ड्यूटी एंड मिनिमम ड्यूटी हेड ऑफ वाटर कोर्स में। ठीक है, और इनके बीच के कंपैरिजन। आउटलेट डिस्चार्ज की बात करें तो द ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स इज कॉल्ड आउटलेट डिस्चार्ज। हेड ऑफ वाटर कोर्स में जो ड्यूटी होती है उसको बोलते हैं, मतलब आउटलेट पॉइंट ऑफ माइनर पे, उसको बोलते हैं आउटलेट डिस्चार्ज। आउटलेट डिस्चार्ज क्या होता है? एरिया अपॉन आउटलेट फैक्टर। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग देखते हैं, थोड़ा इसको रफ कर लें। मल्चिंग क्या है? प्रोसेस इंक्लूड्स स्प्रेडिंग ऑफ एन एक्सटर्नल मटेरियल ऑन सॉइल टू इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन एंड रिड्यूस एवेपोरेशन। वो प्रोसेस जिसमें सॉइल में एक्सटर्नल मटेरियल को छिड़का जाता है ताकि इन्फिल्ट्रेशन और एवेपोरेशन रिड्यूस किया जा सके, उस प्रोसेस को बोलते हैं मल्चिंग। ठीक है, प्रोसेस इंक्लूड स्प्रेडिंग ऑफ एन एक्सटर्नल मटेरियल ऑन सॉइल टू इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन एंड रिड्यूस एवेपोरेशन इज कॉल्ड मल्चिंग। ठीक है, ये मल्च्ड सॉइल जहाँ पे एवेपोरेशन कम है, ये अनमल्च्ड सॉइल जहाँ पे एवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे अपन कैनाल इरिगेशन सिस्टम। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।